हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज आप सीखिए क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फुल चैप्टर आज आप समझने वाले हैं। तो आज वन शॉट गन शॉट वीडियो आपके लिए आया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्लास आपका क्लास हम सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन से नहीं बल्कि परिवर्तन से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए परिवर्तन होता क्या है। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन क्या है, तो किसी पदार्थ के अवस्था, रंग, रूप, गुण, संरचना इत्यादि का बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, रूप, संरचना, गुणधर्म इत्यादि का बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलता है, ठीक है, और पूर्व जो पदार्थ है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का पिघल करके द्रव बनना, ठीक है। तो ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती का पिघलना यह है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणधर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही बनना, भोजन का पकना, ठीक है, पदार्थों का जो है सड़ना, दुर्गंध आना पदार्थों से, ठीक है, लौह वस्तुओं पर जंग लगना इत्यादि क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो रासायनिक परिवर्तन आपने समझा, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं वे परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे परिवर्तन हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे जब हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करके दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम रिबन को दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बना। तो इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया, बर्न किया गया, दहन किया गया, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण अर्थात राख प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार नया पदार्थ बना, तो कहा जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है धातु और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके क्या बनाए, MgO बनाए। ये आपके सामने संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप आगे समझने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, आपने अभी क्रियाकलाप के थ्रू समझा। अब समझते हैं व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। हालांकि वही हेडिंग है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है जिसमें नया पदार्थ बनता है। वह प्रक्रम, प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसको आप एक एक करके समझिए कि क्या इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। अर्थात केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि लोहा है। लोहा यह है, लोहा जो है खुले वायुमंडल में रखा है। तो खुले वायुमंडल में रखा है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके और जल के साथ अपक्रिया करके, ऑक्सीजन जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेता है, ये जंग बना लेता है, जिसको आप मूर्छा कहते हैं, रस्ट बनाता है। तो इस प्रकार आयरन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता था, जंग बना लेता है। तो इस प्रकार लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लौह वस्तुओं पर जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ठीक है। आयरन नेल है, ये लोहे की जो है ये क्या है, कांटी है, ठीक है।
और जो है वायुमंडल में इसको रख दिया गया, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया और वायुमंडल से ही नमी मिला, इससे मॉइस्चर मिला और यहाँ से H2O लेकर के क्या बना लिया, रस्ट बना लिया अर्थात जंग बना लिया। इसके ऊपर देखिए भूरे रंग की एक परत जम गई। तो इस प्रकार लोहे की कील पर ऑक्साइड का परत जमना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक है। 4Fe + 3O2 गिव्स XH2O। यहाँ पर X जो है हाइड्रेट, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। यहाँ अणुओं की संख्या होगी 1 2 3 4 होगी, ठीक है। जितना ये ज्यादा होगा नमी उसमें उतना ज्यादा होगा। तो इस प्रकार ये आपका किसका फार्मूला है, इसको न बोलिए, ये वाला आपका रस्ट अर्थात जंग का फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको केवल ये समझना है, यहाँ पर केवल आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब नया पदार्थ बनता है तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। ये समझ में आपको आया। हाँ, रिएक्शन आपको तुरंत अभी नहीं आएगा, रिएक्शन के लिए आपको हम संतुलित समीकरण करना सिखाएंगे, कैसे इसको व्यक्त किया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल इसलिए पहले लिया गया है ताकि आपके दिमाग में कुछ तो कुछ पहले रहे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा। अब हम जानते हैं दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कहाँ कहाँ हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कहाँ कहाँ हैं, तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो कहां से शुरू किया जाए, आपके शरीर से ही शुरू किया जाए, आपके घर से शुरू किया जाए, ठीक है। तो चलिए आपके घर से शुरू करते हैं। जो है ये आपके घर में भोजन बनता है, चूल्हे पर भोजन बनता है। तो भोजन का बनना या भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का बनना या भोजन का पकना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आपके शरीर में भोजन का डाइजेशन होता है, फूड डाइजेशन होता है। तो भोजन का पाचन भी क्या है, भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। भोजन का पाचन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, अर्थात भोजन का पकना, भोजन का बनना, भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब यह है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग अर्थात जंग लगना। जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। वहीं पर श्वसन, श्वसन क्या है, सांस लेने की क्रिया अर्थात भोजन के ऑक्सीकरण होने की क्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वास लेना भी अर्थात श्वसन, पाचन, भोजन का पकना और भोजन का सड़ना भी, वस्तुओं से दुर्गंध आना भी, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर आपके सामने जो है हमने दैनिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के उदाहरण दिए हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपके सामने लंग्स है, लंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, लंग्स जो है ये आपके फेफड़ा कहते हैं इसे, ये आपके रुधिर को शुद्ध करने का काम करता है। कैसे शुद्ध करता है, हमारे श्वसन तंत्र में मुख गुहा से, नासिका से क्या होता है, मुख गुहा के ऊपर होता है नासिका, ठीक है। तो नासिका के थ्रू ऑक्सीजन आता है। वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में जो वायुकोष होते हैं उसमें जो है गुब्बारे जैसी रचना होती है, ऑक्सीजन उसमें मिलता है। वायुकोषों में ब्लड वेसल्स होते हैं अर्थात रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उसमें O2 मिलता है और वह जो है क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके रुधिर को इसमें से शुद्ध करता है और नीचे शरीर के विभिन्न अंगों तक हृदय द्वारा उसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना, ठीक है। खुले में यदि आप दूध रख देते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होगा वह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अंगूर का किण्वन होना, अंगूर एक जो है, आप हरा अंगूर आप देखे होंगे, उसको यदि कहीं रख दिया जाए धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो पदार्थों का सड़ना, सूखना, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया जब होती है तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम भोजन को खाए रहते हैं, भोजन को निगले रहते हैं, खाए रहते हैं। तो भोजन रहता है, भोजन जटिल कार्बनिक जो है अणु होता है और जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज के साथ जो हम खाए रहते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज रहता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है ग्लूकोज में और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ये CO2 गैस जो है रिलीज होता है, जल बनता है और एनर्जी निर्मुक्त होती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है,
यहाँ पर आपके सामने यह टूट करके CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो इस प्रकार शोषण की क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है, और ऑक्सीकरण की क्रिया या शोषण की क्रिया ही रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। इसके अतिरिक्त आप अपने दैनिक जीवन में ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को याद करिए जिनसे कोई नया पदार्थ बनता है। तो जिनसे कोई नया पदार्थ बनता है, जिस प्रक्रम से, वही सब रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आपको बढ़िया से मजा आता रहे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम रासायनिक अपक्रियाओं को पहचाने कैसे। हम रासायनिक अपक्रियाओं को पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, कैसे जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम। तो देखिए, यदि किसी पदार्थ के रंग, गुण, स्वाद, ठीक है, संरचना इत्यादि में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है, ताप बढ़ता है, तो समझिए रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था, रंग, स्वाद, गंध और वहां से गैस निकले, ठीक है, ताप बढ़ जाए, तो समझिए रासायनिक अपक्रिया हुई है। रासायनिक अपक्रिया को अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस के निकास या तापमान में परिवर्तन से पहचाना जा सकता है। अर्थात यदि प्रक्रम होता है कोई जिसमें गैस निकलता है, तापमान में परिवर्तन होता है, उसके रंग, गंध, स्वाद में बदलाव होता है, तो समझिए रासायनिक अपक्रिया हुई है। आइए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, परख नली लीजिए, टेस्ट ट्यूब लीजिए 2, ठीक है, और दोनों टेस्ट ट्यूबों में क्या रखिए, पहले में लेड नाइट्रेट और दूसरे में रखिए पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ध्यान देना है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। ठीक है, और इन दोनों को लेने के बाद, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को लेने के बाद, ठीक है, उन दोनों को हिलाकर और एक दूसरे को हिलाने के बाद एक तीसरे में डाल दीजिए। तीसरे में डालने के बाद इनके बीच जो है कुछ प्रक्रम होगा, ठीक है, और आपस में ये सब अंतःक्रिया करेंगे और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ पर लेड आयोडाइड बनेगा। इसमें क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। ये इस प्रकार का आपके सामने जैसा कलर युक्त जो यौगिक ये आपको दिख रहा है, येलो, ठीक है, ये येलो जो पीला अवक्षेप है, येलो प्रीसिपिटेट जो बन रहा है, जो पीला अवक्षेप बन रहा है, ये नया पदार्थ बन रहा है जो कि लेड आयोडाइड है। तो इस प्रकार किसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर, परख नलियों में रख के मिलाने पर और तीसरे प्रणाली में इसको डालकर हिलाने पर, ठीक है, लेड जो है आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रकार एक नया पदार्थ बना, तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, यदि पदार्थ के रंग, गंध, स्वाद, गैस वहां से निकले, अवस्था परिवर्तन हो, तो इसको क्या बोला जा सकता है, कहा जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो यदि ऐसा आपको कहीं नजर आता है तो समझिए वहां पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये लेड आयोडाइड का फार्मूला PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाते हैं ना, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाते हैं परख नलियों में, यहाँ पर आपके सामने है, ये है लेड नाइट्रेट, यह पोटेशियम आयोडाइड, इनको जब मिलाएंगे ना, तो मिलाने पर ये क्या बनेगा, पीला अवक्षेप बनेगा जिसका नाम है लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इस प्रकार नया पदार्थ बनाना, ये दोनों अलग अलग पदार्थ थे, इससे एक तीसरा नया पदार्थ बना, इस प्रकार कहा जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, अब हमने एक और पहले बताया है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनेगा, तो वह भी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। जिंक धातु पर जब हम तन व Cl की क्रिया कराते हैं, डालते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जिंक धातु पर तन व Cl या तन H2SO4 डालने पर हाइड्रोजन गैस का निकलना भी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, अब आइए एक क्रियाकलाप वही जो हमने अभी आपको मौखिक बताया है, इसको थोड़ा लिखित रूप से देख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए, हवा में मैग्नीशियम का जलना रासायनिक अपक्रिया है। हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है, रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है जिसका सिंबल है
Mg, ठीक है। ऑक्सीजन एक जो है क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है और ये गैसीय अवस्था में होगा, तो ये इसका जब होगा तो इसका फार्मूला होगा O2 और सूत्र होगा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यौगिक का नाम क्या होगा, MgO, ठीक है। तो इस प्रकार जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आइए जानिए कैसे बन जाता है, थोड़ा सा क्लास 9th में आपने सीखा होगा। मैग्नीशियम का कितना होता है संयोजकता, +2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, -2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, लेकिन ये ऋणात्मक वाला होता है, ठीक है। इनको जब क्रॉस करेंगे तो आपको बताया गया होगा क्लास 9th में, जब दोनों की संयोजकता बराबर होती है तो ये लिखा नहीं जाता है, केवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgO। तो इस प्रकार Mg और O मिलकर के क्या बना लेते हैं, MgO बना लेते हैं। इस प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है क्लिप, चिमटा है। मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे चिमटे से और बर्नर द्वारा इसका जब दहन करेंगे तो श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा, और यही श्वेत चूर्ण क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस प्रकार देखिए मैग्नीशियम रिबन कैसा था, इसका अवस्था कैसे हो गया, इसका रंग कैसा हो गया, तो नया पदार्थ बना, क्योंकि यहाँ इसका अवस्था बदला, इसका रंग बदला, रूप बदला। इस प्रकार समझिए रासायनिक क्रिया हुई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर इसका रिएक्शन Mg + O2 गिव्स MgO, जब इसको करेंगे संतुलित तो बनेगा 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। और आपको अभी लग रहा होगा सर जी कैसे बता दे रहे हैं फटाफट। बालक लोग केवल आप अभी नाम याद रखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बस इतने आपको याद रखना है, ठीक है। संतुलित करने का रूल आपको बताया जाएगा, कैसे होता है वो सब समझेंगे, एक ही बार में आपको नहीं आएगा। पहले केवल यहाँ पर सुविधा के लिए पूरा दे दिया गया है, ताकि आप पहले थोड़ा थोड़ा जब सीखे रहेंगे तो जब वो टॉपिक आएगा तो आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं रासायनिक जो है समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। इसके पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके पहले हम समझते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, थोड़ा आप बढ़िया से समझ लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, उसके बाद तब आपको आसानी से और बढ़िया से आ जाएगा। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। अभिकारक ये क्या होता है और उत्पाद ये क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वही होते हैं अभिकारक, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो जो मिलते हैं वो अभिकारक हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या हैं, उत्पाद हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लीजिए, REACTANT, रिएक्टेंट मीन्स क्या होता है, अभिकारक, और इसके मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट। उत्पाद का इंग्लिश क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो जो नया पदार्थ बने वो प्रोडक्ट उत्पाद होता है, और नया पदार्थ जिनसे मिलकर बनता है वही क्या, अभिकारक होता है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए सर जी, तो आइए देख लीजिए, यहाँ पर चलेगा आपकी मर्जी क्योंकि हम आपके हैं सर जी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे अभी आपने देखा है, हम यहीं से ले सकते हैं या यहीं से ले लेते हैं। देखिए रिएक्शन आपके सामने है, यहाँ पर 2Mg और O2 ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, MgO बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अभिकारक। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। क्यों हैं, क्योंकि यही दोनों क्या कर रहे हैं, यही दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बना है MgO, यही क्या है, ये है उत्पाद, यही क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है, Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, तो यही है अभिकारक। और नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यही क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में उनके अनुसूत्रों द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में उनके अभिकारकों और उत्पादों
के अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात रासायनिक समीकरण वह होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों के द्वारा संक्षेप में व्यक्त करता है। अर्थात रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, रासायनिक शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। शब्द समीकरण में शब्द लिखा जाता है और अणुसूत्र समीकरण में यौगिकों का अणुसूत्र लिखा जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, और इसके पहले हम समझे एक बार आप डेफिनेशन और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण जो है सिंबल्स और फार्मूले की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है सिंबल्स अर्थात प्रतीक और फार्मूला अर्थात सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। और कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, रासायनिक शब्द समीकरण और रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। अब आप कहेंगे एग्जांपल लीजिए, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा गिब्स। गिब्स माने क्या होता है? देता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? ये वाला है आपका रासायनिक शब्द समीकरण। शब्दों द्वारा जब रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाए तो रासायनिक शब्द समीकरण कहलाता है। वहीं पर इन शब्द जो यहाँ शब्द लिखे गए हैं यौगिकों को शब्दों के रूप में, यही का जब अणुसूत्र लिख दिया जाए, सिंबल लिख दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया है कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर कहा जाए तो बहुत बड़े में कहा जाएगा, अगर लिखा जाए तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सस्ते में लिखा जाए, आसानी से लिखा जाए, तो अगर शब्द द्वारा लिखा जाए तो रासायनिक शब्द समीकरण हो जाएगा। अगर उसको प्रतीक या उसके अणुसूत्र द्वारा लिखा जाए तो कहलाएगा वो रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है? ये है रासायनिक शब्द समीकरण और ये क्या है? रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, और ये जो है ये है तीर। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा तीर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं तीर। यह है आपका समीकरण का चिन्ह। समीकरण का चिन्ह यह भी है, यह है और यह है तीर। ठीक है, तो उत्पाद किधर होते हैं? उत्पाद होते हैं तीर के दाहिनी ओर। तीर के दाहिनी ओर कौन होते हैं? उत्पाद होते हैं। और अभिकारक कहाँ होते हैं? और जो अभिकारक होते हैं वो होते हैं बाईं ओर। अभिकारक कहाँ होते हैं? ये होते हैं तीर के बाईं ओर। तीर के बाईं ओर अभिकारक होते हैं, उत्पाद कहाँ होते हैं? दाईं ओर। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम। चलिए अब हम आगे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कैसे? तो शब्द समीकरण द्वारा और दूसरा है रासायनिक समीकरण द्वारा। अर्थात ये जो है रासायनिक सूत्र समीकरण रहेगा। क्या रहेगा? अणुसूत्र समीकरण। अणुसूत्र समीकरण। ठीक है, ठीक। शब्द समीकरण क्या होता है? तो शब्द समीकरण में पदार्थों के नाम लिखे जाते हैं, जबकि रासायनिक यहां पे रहेगा रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। क्या रहेगा? अणुसूत्र समीकरण। रासायनिक अणुसूत्र समीकरण में सिंबल्स और फार्मूले लिखे जाते हैं। शब्द में अभिकारक और उत्पादों के नाम लिखे जाते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जबकि वहीं पर अणुसूत्र समीकरण में क्या लिखा जाएगा? उसके सिंबल्स या उसके जो यौगिक होंगे उनके अणुसूत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे शब्द समीकरण देखा जाए तो इसमें क्या होगा? मैं इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर है। ठीक है, ऊपर नीचे आप देख लीजिए। ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हुआ रासायनिक शब्द समीकरण। क्या हुआ? शब्द समीकरण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा शब्द समीकरण। क्या बोला जाएगा? शब्द समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। ये मैग्नीशियम है, रिबन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऐसे होता है इसका अणु। तो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे दहन करने पर, तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनेगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है रासायनिक शब्द समीकरण है, वहीं पर यह है केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण नाम इसका पूरा होगा रासायनिक अणुसूत्र समीकरण। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है। तो Mg और O2 मिलकर क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। MgO बनाएगा। एक बार हम रॉ मटेरियल यहाँ भर देते हैं ऐसे
Mg प्लस के O2 गिव्स क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है, ये होता है असंतुलित समीकरण। ठीक, बनेगा ये ऐसे। ठीक, क्यों बनेगा, Mg का +2 ऑक्सीजन का -2 MgO बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन डबल है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ हम डबल करेंगे। ठीक, और चूंकि यहाँ 2 Mg हो गया तो यहाँ भी 2 हमें चाहिए, तो 2 Mg कर देंगे इस प्रकार। तो यही डायरेक्ट संतुलित समीकरण लिखा गया है। आप परेशान होने की बात नहीं, आपको समझाया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा आपने भी समझा है, आगे और भी समझेंगे। इस प्रकार अणुसूत्र समीकरण में यौगिक या तत्वों के सिंबल या उनके अणुसूत्र लिखे जाते हैं। वहीं पर शब्द समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के क्या लिखे जाते हैं, केवल नाम लिखे जाते हैं। हिंदी या इंग्लिश में लिखकर उसको व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर आते हैं और आपको उसके बाद बताते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया रासायनिक जो है अब क्रिया को व्यक्त 2 प्रकार से कर सकते हैं। रासायनिक क्रिया को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक है रासायनिक शब्द समीकरण द्वारा, दूसरा है अणुसूत्र समीकरण द्वारा। ये आपने समझा है। अब बात करते हैं रासायनिक जो समीकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है। रासायनिक जो समीकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है असंतुलित, दूसरा है संतुलित। असंतुलित समीकरण को ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं, और संतुलित समीकरण अपने आप में संतुलित है, उसका कोई दूसरा और नाम नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 2 प्रकार का, वो भी रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का। कौन, असंतुलित, दूसरा संतुलित। असंतुलित के और 2 नाम है, बड़ा दुलरुआ है ये, ढांचा समीकरण और कंकाली समीकरण। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण क्या होता है, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वो होता है असंतुलित। और जिसमें दोनों ओर अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं ताकि आपको बढ़िया से आ जाएगा। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू भी नहीं होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों ओर तीर के बराबर नहीं होती है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू नहीं होता है। कितने ग्राम अभिकारक से कितने ग्राम उत्पाद बना हम बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये जानने के लिए अभिक्रिया अधिक सूचनापूर्ण बने, कितने ग्राम अभिकारक से कितने ग्राम उत्पाद बनेगा, ये जानने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत होती है। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो कुछ ऐसे होता है, अर्थात बराबर नहीं होता है। परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। बराबर होती तो क्या होता, बराबर में बैठे रहते हैं ना, बराबर में क्या रहते, बैठे रहते। लेकिन देखो एक ऊपर है, ये क्या है, नीचे है। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण क्या होता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 का हम रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं हम Mg प्लस O2। ठीक है, ये दोनों क्रिया करते हैं और क्या बनता है, ये बनता है MgO। ठीक है, यही क्या है, ये क्या है, पहले देख ले, दोनों बराबर, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ सिंगल है, तो क्या है, ये है असंतुलित समीकरण। एक ऐसा है असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए, असंतुलित है और कैसा है, समीकरण है। ठीक ठीक, इसी को बोला जाएगा कंकाली। क्या बोला जाएगा, कंकाली या ढांचा समीकरण, ये है। अब ये यहां है, MgO यहां है। क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों परमाणु संख्या इक्वल है, नहीं है। कैसे देखा जाए, यहां पर Mg1 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहां पर सिंगल है, तो इस प्रकार ये क्या है, असंतुलित है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु वहां पर सिंगल है। इस प्रकार दोनों ओर परमाणुओं की संख्या नहीं समान है, इसलिए क्या है, यह असंतुलित है। तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए रूल होता है परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 नियम आता है। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको अनुमान विधि भी कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि, अनुमान से हम किसी संख्या का पूर्णांक का गुणा करते हैं, कहां पर, आगे गुणा करते हैं। ठीक है, यौगिक के आगे
अणुओं की संख्या हम बढ़ाते हैं, इस प्रकार उस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा आंशिक विधि, उसमें हम इक्वेशन को तोड़ लेते हैं और तोड़ करके जो अलग अलग होने लायक है उसको अलग करके फिर अंत में जोड़ देते हैं, दोनों और उभयनिष्ठ जो होता है उसको काट देते हैं। क्लास 11th में जाकर के आंशिक विधि वाला आप सीखेंगे, यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही सीखना है, ठीक है। अब आपको समझ में आया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम रासायनिक समीकरण पर कैसे लागू होता है, तो अभिकारकों और उत्पादों का जो अलग अलग द्रव्यमान है वो समान होता है तो कहा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। जितना अभिकारक था कुल द्रव्यमान जितना उसका उतना अगर उत्पाद का हो जाए तो कहा जाएगा कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पादों के द्रव्यमान के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा तो समझिए वह क्या होगा, असंतुलित होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आपके सामने जो लिखा गया है वो क्या है, असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित कैसे किया जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरणों को, ठीक है। तो आइए एक एक करके अब समझते हैं आगे हम, चलिए ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसमें तीर या बराबर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात वह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो दो जानकारी आपको याद रखना है, हमने आपको बताया है कैसे होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों के एटम्स अर्थात परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं Mg और O2, देखिए यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्ट लिख दिया गया आपके लिए, ठीक है। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो परमाणु, मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक ऐसा समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ओर क्या है, दोनों ओर जो है परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर Mg जो है 2 है, Mg क्या है, 2 बार है, ऑक्सीजन O2 अणु के रूप में है, और यहाँ पर MgO और MgO 2 बार बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार MgO और MgO मिलकर क्या बना, 2MgO बना। तो इस प्रकार दो मैग्नीशियम के परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मतलब एक अणु, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु जो कि 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो MgO के अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 जो है अणु बनाते हैं। यहां पर आपके सामने है, ये ऐसे है, Mg प्लस के O2 गिव्स क्या बनेगा, यहां पर बनेगा MgO। अब हमने आपको बताया है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको करते हैं संतुलित, बट कैसे करते हैं, देखिए यहां इसको देखिए, ठीक है। सोचिए किस पूर्णांक का आप गुणा करें ताकि दोनों ओर बराबर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर आपको 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, यहां पर सिंगल है। तो कहां गुणा करते हैं, यहां नीचे नहीं करेंगे हम, यहां पे इसके सामने रखते हैं 2 पूर्णांक। यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब मैग्नीशियम हो गया है 2, अब यहां पे हम 2 पूर्णांक लगा देंगे, इस प्रकार 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO हो गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के एक अणु जो कि 2 परमाणु से मिलकर बना है, क्रिया जब करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बनाते हैं। तो वही 2 अणु को MgO को 2MgO लिखा जाता है, और यहाँ पर 2 Mg के परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु जो है मिल करके बनाता है MgO का 2 अणु बनाता है। यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ये है इक्वल केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों, दोनों परमाणु की संख्या बराबर है, Mg2 ऑक्सीजन 2। इस प्रकार ये देखिए तराजू जो है बैलेंस एकदम है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे करता है, तो आइए देख लीजिएगा।
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग बढ़िया से। यहाँ पर देखिए कुल द्रव्यमान कितना हुआ, मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का एक अणु है, तो 2 गुणे कितना हम कर देंगे 16। ध्यान देना है, मैग्नीशियम का हमने 12 लिखा है, मिस्टेक किया है। चलिए आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कुल द्रव्यमान निकालते हैं, कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कुल द्रव्यमान 24 धन 24, मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है परमाणु, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। जोड़िए 24 दूना 48, 48 और 32 कितना होगा, 48 और 32, 48 और 32 कितना होगा, ये होगा 80। ठीक है, वहीं पर इसको देखा जाए तो 24 धन 16, 2 बार है ना, 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 16 और 4 20 20 40, ये कितना हुआ है 80। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या देखा कि इधर का द्रव्यमान कुल जितना हुआ उतना इधर का भी द्रव्यमान हुआ। इसको ग्राम में व्यक्त किया जाए, ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम अणुभार हो जाएगा, ये भी ग्राम अणुभार हो जाएगा। ग्राम ग्राम लिखेंगे तो दोनों ग्राम ग्राम होगा ना, तो ऐसे रहने दीजिए। इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में और बढ़िया से आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए आपको मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं समीकरण संतुलन विधि। ठीक है, समीकरण संतुलन विधि क्या होता है, हमने एक बार आपको पहले ही बता दिया है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां हैं, पहला हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि, दूसरा है आंशिक विधि। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको संतुलित किया जाता है। तो आइए एक करके समझते हैं। बैलेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के एटम्स की संख्या हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, बराबर की जाती है। ठीक है, तो आइए एक करके यहां समझते हैं। यहां पर आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, आयरन प्लस H2O अर्थात Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये कैसा है, ये है असंतुलित। ये कैसा है, ये है असंतुलित समीकरण। देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये क्या है, ये है असंतुलित। ये कैसा है, ये है असंतुलित। ये संतुलित अपने आप में नहीं है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला है असंतुलित, संतुलित है, असंतुलित। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, असंतुलित लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना हो आपको। यह है असंतुलित। असंतुलित समीकरण। ठीक, अब देखिए इसी को संतुलित किया जाना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा संतुलित। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। सबसे पहले आप Fe प्लस H2O को यहां लिख दीजिए और जो रा यौगिक बनता है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ढांचा समीकरण को आप ऐसे यहां पे पुट कर दीजिए। ढांचा समीकरण को क्या करिए, आप यहां पे पुट कर दीजिए। स्टेप 2 में आप देखिए, स्टेप 2 में देखिए कि कितने जो तत्व हैं, किन किन तत्वों में कितने परमाणु संख्याएं हैं। ठीक है, किन तत्वों की कितनी परमाणु संख्याएं हैं, जरा ध्यान देना है आपको। आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इधर वाले में ये है, उधर वाले में ये है। आयरन 3 है, ऑक्सीजन जो है कितना हुआ, 4 हुआ, और हाइड्रोजन कितना हुआ है, 2 हुआ है। पहले आप इसको बगल में दिमाग में अपना रख लीजिए, दिमाग में रखिए चाहे बगल में कहीं लिख लीजिए। ये क्लियर हुआ, ये क्या है, ये अभिकारक के परमाणुओं की संख्या इधर दिया गया है, इधर है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि अब हम परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करेंगे। परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। और कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां आयरन जो है 3 है, यहां कितना है, 1 है। तो कितने का गुणा करें, 3 हो जाए तो 3 का गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा एक स्टेप पूरा हुआ है। अब देखते हैं कि अब कौन कौन संतुलित रहना बाकी है। 3 तो ये पूरा हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2 है, ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ देखना है कि कुछ और हम क्या करें ताकि काम हमारा कुछ बन सके। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो और यहाँ पर ऑक्सीजन है सिंगल, तो कितने का गुणा करें ताकि 4 हो जाए, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे, ये वाला सेम ऐसे उतार लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे 4 का गुणा करने के बाद। अब देखिए आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 4 दूना 8 हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है। तो यदि हम यहाँ 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा संतुलित ना। तो इस प्रकार 4 का गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 5वें स्टेप में आपका ये संतुलित समीकरण तैयार हो जाएगा। देखिए इधर 3 आयरन 3 है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन कितना है 4 दूना यहाँ पे 8 है। ऑक्सीजन कितना है, थोड़ा आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आयरन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हुआ है H हो गया है आपका 8। इस प्रकार देख रहे हैं दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो गई है। इस प्रकार ये क्या हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश किया जाए कि जो अधिक संख्या वाले हैं उसको संतुलित किया जाए। ठीक है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप से करते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से, इसको आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मौखिक इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन कितना है 3 है, यहाँ पे 3 चाहिए 3 कर दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, अब 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये तैयार हो गया है। ये कैसा बन गया है, ये संतुलित आपका तैयार हो गया है। तो एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा भी करके लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। ये केवल समझाने के लिए और समझने के लिए होता है, लिखने के लिए केवल यही होता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे ही इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं किसी भी अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम यौगिकों के अर्थात अभिकारकों और उत्पादों के अवस्थाओं को लिख देते हैं तो अभिक्रिया और अधिक सूचनापूर्ण हो जाती है। और साथ साथ ताप दिया गया, दाब दिया गया, उसको क्या दिया गया। ठीक है, तो अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों की अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। और उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उनको भी तीर या बराबर के समीकरण के ऊपर, तीर या बराबर के ऊपर लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया जो होगी वो बहुत ही सूचनापूर्ण होगी और बहुत जो है क्या होगी, वो अच्छे ढंग से समझाने लायक होगी कि हाँ इसमें ये काम हो रहा है और ऐसे ऐसे अभिक्रिया हुई है। तो किसी अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है और विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं जैसे दाब, ताप इत्यादि को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अगर है, ठीक है, उसको समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है तो ध्यान देना है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और ठोस को छोटे लीटर में एस से दर्शाते हैं, द्रव को छोटे लीटर में एल से दर्शाते हैं, लिक्विड माने द्रव होता है, गैस को जी से दर्शाते हैं और एक्यूएस जो जली विलयन होता है, एक्यूएस को बोलते हैं जली विलयन हिंदी में। तो अगर जली विलयन है, कोई घोल है तो उसको दर्शाते हैं किससे, एक्यू से। यदि क्या गैस निकल रहा है, गैस, अगर गैस क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है तो ऊपर की ओर मारेंगे, अगर अवक्षेप है तो क्या करेंगे, अगर अवक्षेप है तो क्या करेंगे, हम तीर नीचे की ओर मारेंगे। अगर अवक्षेप है तो तीर नीचे की ओर। अगर गैस निकल रहा है, गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, गैस निकल रहा है तो तीर कहाँ लगाएंगे, ऊपर की ओर। अवक्षेप बन रहा है तो कहाँ लगाएंगे, हम नीचे की ओर। अवक्षेप क्या होता है, वह ठोस पदार्थ जो द्रव में क्या हुआ हो, घुला हो, ठीक है, तैर रहा हो, या तो नीचे तैर रहा हो या तो ऊपर नीचे हो, स्थिर हो, या तो ऊपर तैर रहा हो। ठीक है, तो ठोस है तो एस से, द्रव है तो एल से, गैस है तो जी से,
ठीक है, जली विलयन है, घोल है तो AQ से छोटे लेटर में कोष्टक में, और यदि गैस ऊपर निकल रहा है तो तीर ऊपर की ओर, अवक्षेप बन रहा है तो उसको नीचे की ओर दर्शाते हैं। ये होती है किसी अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए रूल, संकेत, सिंबल, ठीक है। और क्या होता है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो दाब, ताप, उत्प्रेरक कहां लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है। दाब, ताप और उत्प्रेरक कहां लिखा जाता है, तीर के ऊपर या नीचे। दाब, ताप और उत्प्रेरक जो है, ये जो विशेष स्थितियों में दाब कितना दिया गया, कितना ताप दिया गया, ये सब कहां लिखा जाता है, तीर या समीकरण के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। दाब क्या है, दाब एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक पास्कल होता है, वायुमंडलीय दाब, इसका मात्रक है एटीएम, एटमॉस्फेयर। ताप क्या है, ताप किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जो बताता है कोई वस्तु कितनी ठंड अथवा गर्म है, इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन में होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। बढ़ाते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक और घटा देते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश जो है वो क्या है, वो उत्प्रेरक का काम करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने है एक एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम जिंक धातु पर, किस पर, जब जिंक धातु पर, चूंकि जिंक धातु है तो इसको यहाँ पर कोष्टक में यस लिख दिया जाएगा। जिंक धातु पर जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, अब जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ तो अम्ल या क्षार हुए, ये क्या होते हैं, जलीय विलयन के रूप में होते हैं। अम्ल या क्षार जो है जलीय विलयन के रूप में होते हैं। जब जिंक धातु पर, चूंकि धातु है जड़यन, तो कोष्टक में यस करेंगे, और H2SO4 चूंकि घोल होता है तो उसको AQ लिखा जाता है। जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर, ठीक है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जिंक सल्फेट जो बनेगा वो AQ में बनेगा, घोल में रहेगा तो वहां AQ लिख देंगे, और हाइड्रोजन गैस बनता है तो इसको H2 से लिखकर कोष्टक में G लिख देते हैं। इस प्रकार इससे पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है। अब क्रिया हुई तो कौन सा पदार्थ किस अवस्था में हुआ, उत्पाद कैसे बना, किस अवस्था में बना, इससे हमें पता चल जाता है। इस प्रकार किसी अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए उसकी भौतिक अवस्थाओं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसकी विशेष परिस्थितियां जैसे दाब, ताप और उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है रिएक्शन में, ठीक है। अभिक्रिया में कहाँ, समीकरण में, समीकरण के ऊपर दाब, ताप, उत्प्रेरक लिखा जाता है ऊपर नीचे, और दाएं बाएं ओर अभिकारकों और उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये रिएक्शन किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने है कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है, ये है शंकुआकार बर्तन है, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। जब जिंक धातु पर तन, ये जिंक धातु है, इस पर जब तन HCl डालें या H2SO4 डालें, हाइड्रोजन गैस निकलना तय है। जब डालेंगे तो क्या होगा, बुदबुदाहट के साथ क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, और कौन सा यौगिक जो है किस अवस्था में है उसको दर्शा दिया जाए तो और अच्छा रहता है, रासायनिक अभिक्रिया और अधिक सूचनापूर्ण बन जाती है, ठीक है। तो शायद यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से एकदम आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की शर्तें। रासायनिक समीकरण की क्या क्या शर्तें होती हैं, ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण की कुछ शर्तें होती हैं। पहला शर्त क्या है, ध्यान देना है, हीट, सनलाइट, कैटालिस्ट, टेम्परेचर या प्रेशर जैसी कंडीशंस रासायनिक समीकरण में एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाती हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है कि विशेष परिस्थितियों में दाब, ताप, उत्प्रेरक इत्यादि को कहाँ लिखा जाता है, तीर या समीकरण के ऊपर की ओर लिखा जाता है। तीर या समीकरण के या तो ऊपर या तो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हीट हो रहा है, ताप है, तो उसको डेल्टा से, गर्म किया जाएगा तो डेल्टा से, गर्म जब करेंगे तो डेल्टा से, ऐसे, ठीक है। ताप जितना डिग्री सेल्सियस देंगे उतना इसको डेल्टा से प्रदर्शित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, ये है कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है ना तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रकार का क्या होता है, ये ठोस होता है। इसको गर्म करेंगे तो CaO ठोस बनेगा और CO2 गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर हीट दे रहे हैं ना तो लिख दिया जाता है हीट, यानी उष्मा हम दिए हैं तो लिख दिया जाता है। डेल्टा लगा देंगे तो गर्म करने पर हीट लिख देंगे अर्थात उष्मा देने पर वो हो जाता है। रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, ये है बर्नर। ये क्या है, ये है बर्नर, BURNER बर्नर है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है परख नली, जिस नली में हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान देना है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है ठोस, ये क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, ये होता है ठोस। और जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब हुआ हमने इसको क्या दिया, ताप दिया, गर्म किया, तो क्या बनेगा, यह भी बनेगा आपका सॉलिड और यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, गैस। यहाँ पर आपके सामने है, आप देख लीजिए ये कैसा होता है, आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अभी आपको बताया जा रहा है वियोजन अपक्रिया क्या होती है, उष्मा पाकर जो टूट जाती है वियोजन अपक्रिया होती है। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, रासायनिक समीकरण की शर्तों में अभिकारकों उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है और गर्म किया जाए तो डेल्टा बना देंगे। ताप रहेगा तो उसको लिख देते हैं 20 ATM, 50 ATM, 50 डिग्री सेल्सियस। दाब और ताप को वहाँ लिख दिया जाता है और उत्प्रेरक अगर जो होगा तो उसके ऊपर यहाँ लिख दिया जाता है, तीर के ऊपर जो है जो नाम होगा उसका लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स किस प्रकार प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, इस आधार पर केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अपक्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो रासायनिक अपक्रियाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया, अर्थात रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला हम लेते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया पहला है, इसको हम योगात्मक या संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। तो पहला है संयोजन, संकलन या योगात्मक अपक्रिया। दूसरा है वियोजन अपक्रिया, वियोजन का एक और नाम है अपघटन अपक्रिया। ठीक है, तीसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। चौथा है, तीसरा प्रतिस्थापन या इसको विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। और रेडॉक्स अपक्रिया भी एक है, रेडॉक्स अपक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं आती हैं। और इसके अतिरिक्त जो है संक्षारण और विकृत गंधिता, ये दोनों ही हैं। हालांकि ये दोनों रेडॉक्स अपक्रियाओं के ही उदाहरण हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये अपक्रियाएं होती कौन कौन सी हैं और कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे संयोजन या योगात्मक या संकलन अपक्रिया की। संयोजन, योगात्मक या संकलन अपक्रिया क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, संकलन, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। तो वह अपक्रिया जिसमें कई अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं, संकलन या संयोजन या योगात्मक रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। मतलब संयोजन अपक्रिया में कई जो है अभिकारक मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ए और बी अगर दो अभिकारक हैं और ये मिल करके क्या बना लें, ए बी एक पदार्थ दोनों एक हो जाए, ये बना लें। जैसे ए और बी मिले रहें, ए और बी दोनों मिले और क्या बना लें, ए बी एक पदार्थ बना लें। जैसे C+O2 गिव्स CO2, यहाँ पर C+O2 गिव्स क्या बन जाए, CO2 बन जाए। ठीक है, Mg+O2 क्या बन जाए, ये आपका बन जाए MgO। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना ले, सिंगल प्रोडक्ट बना ले, तो वह कहलाता है संयोजन अपक्रिया, संकलन या योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो आइए समझ लेते हैं वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो जब एकल अभिकारक उष्मा ग्रहण करके, उष्मा पा करके, ताप पा करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो अपक्रिया वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा या ताप ग्रहण करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वह अपक्रिया रासायनिक जो है अपक्रिया वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा, इसमें ए बी दो पदार्थ आपस में जुड़े रहेंगे, ये अणु को दर्शाया गया है। अणु रहेगा, उष्मा इसको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगा और ये दो अलग अलग उत्पाद बना लेगा। अर्थात ए बी एक पदार्थ था, इसको हीट मिला, उष्मा मिला और क्या बन गया, ये
दो पदार्थ बना लिया, ए और बी बना लिया, इस प्रकार ये वियोजन अपक्रिया हुआ। अब वियोजन अपक्रिया कहेंगे ये कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है और CO2 गैस निकलता है। इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का बनना क्या है, ये जो वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कौन होने वाला है। यहाँ पे हम ले लेते हैं CaCO3, इसको क्या किया जाए, यदि गर्म किया जाए तो CaO निकल जाएगा प्लस CO2 यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये किसका उदाहरण हुआ है, वियोजन अपक्रिया का ये हुआ उदाहरण। पानी को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, पानी को, H2O को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ डबल है तो डबल करेंगे, हाइड्रोजन 4 हुआ तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार जल का अपघटन भी वियोजन या अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है, और ये CaCO3 का अपघटन या वियोजन है, ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो अब बात आई, वियोजन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है तापी वियोजन या अपघटन, एक होता है उष्मी वियोजन या अपघटन। यदि उष्मा पाकर के वियोजित हुआ तो उष्मी अपघटन, ये वाला आपका उष्मी अपघटन है। वहीं पर H2O दोनों होता है, H2O क्या होता है, दोनों होता है। उष्मा देंगे तब भी ऐसा होगा, ताप देंगे, और ताप कैसा, अगर विद्युत द्वारा अगर इसको अपघटन करेंगे तो जल का विद्युत अपघटन कहलाएगा। अगर उसको गर्म करेंगे पानी उड़ेगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें वियोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वियोजन क्या है, जिसमें उष्मा पा करके पदार्थ टूट जाए वो उसमें वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो इसका हम अलग से एक सेपरेट जो है वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, आपको डिटेल बताएंगे। आपको फिलहाल अभी एक एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अपक्रिया। इसका एक और नाम है प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी धातु के लवण के विलयन में कोई अधिक सक्रिय धातु डाला जाता है, तो जब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से रिमूव कर दे, हटा दे, तो वह क्रिया कहलाता है प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, ये एक सक्रिय धातु है और BC जो है दो परमाणुओं का यौगिक है। ठीक है, दो अलग अलग परमाणु उनका यौगिक है। तो ये क्या करे, A जो है B को हटा दे, B के बदले A आ जाए और B अलग हो जाए। तो जब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से रिमूव कर देता है तो वह कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर एक सक्रिय धातु है, BC एक कोई यौगिक है, तो क्या करे, A जो है B को यहाँ से रिमूव करके C के साथ अपने लग जाता है, तो क्रिया कहलाती है विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, एग्जाम्पल आइए देख लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल इसका क्या होने वाला है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पर जिंक धातु पर हम जब ध्यान देना है, जिंक धातु पर या जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट के जब विलयन में हम जब जिंक धातु डालते हैं ना, तो क्या होता है, ये ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन ये कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। जिंक धातु को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक धातु कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, ये सल्फेट के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को वहां से दौड़ा देता है, विस्थापित कर देता है। तो यह हो गई आपकी विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, और जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इस पर जब कोई अम्ल आप डालेंगे तो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस ये सब विस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन को ये सब रिमूव कर देते हैं। इस प्रकार विस्थापन अपक्रिया का ये जो है उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ आपको केवल इतना भी समझना है, अभी केवल आप नाम समझिए कि विस्थापन अपक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम वाले को विस्थापित कर देता है, बस दिमाग में इतना रहे और एक एग्जाम्पल सीधा। ठीक है, ये सिंबल के थ्रू जो आपको बताया जा रहा है आप ध्यान से इसको सुनिए, समझिए, सेम ऐसे फेयर में नोट करिएगा। इसका अलग से हम सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको डिटेल केवल रासायनिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में ही वर्णन होगा, कुछ और वर्णन नहीं होगा। ठीक है, चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है। द्विविस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे A और B मिलकर के AB बनाए हैं एक यौगिक, C और D मिलकर के CD बनाए हैं यौगिक, लेकिन क्या हो जाए, आयनों का अदला बदली हो जाए, D B के स्थान पर आ जाए, B जो है D के स्थान पर चला जाए। जब आयनों का अदला बदली होता है तब होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका नाम है उभय अपघटन अपक्रिया भी इसको कहते हैं। जैसे AB एक यौगिक है, CD एक यौगिक है, ये दोनों जलीय विलयन में ही रहेंगे, तो क्या हो,
डी चला आए बी के स्थान पर, बी चला जाए डी के स्थान पर। तो ऐसा अगर आयनों का अदला बदली होता है तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, चलिए इसका एग्जाम्पल एक ले लिया जाए। हालांकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम ले लेते हैं। यहां पर लेते हैं हम लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों के जली विलयन, देखिए ये दोनों जली विलयन में रहेंगे, ये क्यों नहीं दर्शा रहे हैं बता दे रहे हैं। ये दोनों जली विलयन में रहेंगे, जब आपस में क्रिया करेंगे पता क्या बनेगा? ये बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 बनेगा और यहां बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों यौगिकों को के जली विलयन को मिलाते हैं आपस में, ठीक है, तो लेड आयोडाइड बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये संतुलित नहीं है, इसको कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट कितना है? डबल है, तो यहाँ पे क्या करिए आप डबल कर दीजिए, नाइट्रेट डबल कर दीजिए, पोटेशियम यहाँ डबल हुआ, इसको डबल कर दीजिए, आयोडीन डबल है, डबल होगा। इस प्रकार ये संतुलित भी हो गया है। तो ये होता है विस्थापन अपक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है। ठीक है, अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो या हाइड्रोजन पृथक हो। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है या हाइड्रोजन पृथक होता है तो वह ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे धातु ऑक्साइड का बनना ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। धातुओं का संक्षारण जो है, जो धातु ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्साइड की परत जम जाती है उनके ऊपर, तो वह संक्षारण जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे Mg+O2 MgO बना, C+O2 क्या बना? Cu+O2 CuO बना। ठीक है, Fe+O2 तो क्या बना? Fe3O Fe2O3 बना। तो इस प्रकार किसी धातु के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो समझिए धातु ऑक्साइड बनता है, और धातु ऑक्साइड का बनना क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। अपचयन क्या होता है? तो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है या हाइड्रोजन ऐड होता है। तो वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जो है पृथक होती है और ऑक्सीजन किसी पदार्थ से हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का हटना क्या है? अपचयन है। और वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसका हम सेपरेट अलग से लेकर आ रहे हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर। और थोड़ा और समझ लीजिए संक्षारण क्या होता है। तो जब धातुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु अर्थात ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण है। संक्षारण क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण है। धातुएं ऑक्सीजन से जो है अपक्रिया करके ऑक्साइड की परत जमा लेती हैं अपने ऊपर। इस प्रकार ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो क्या है? संक्षारण ही है। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है? एक प्रकार से धातुओं के लिए केवल वो संक्षारण है। अर्थात संक्षारण वह प्रक्रम या प्रक्रिया है जिसमें धातुएं क्या होती हैं? धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, क्षय होने लगती हैं उनके ऊपर धातु की परत जमने के कारण। जैसे लोहा होता है भूरे रंग की परत, तो लोहे पर भूरे रंग की परत का जमना संक्षारण है। कॉपर पर काले रंग की परत का जमना संक्षारण है। ठीक है, और चांदी पर हरे रंग का परत का जमना क्या है? संक्षारण है। और धातुओं पर ऑक्साइड की परत जमना ही संक्षारण है। ठीक है, और हम बात करते हैं विकृत गंधिता। इसी वीडियो लेक्चर में बात कर लेते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। तो विकृत गंधिता वह प्रक्रम है, विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ जो है तैलीय और खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं। तो तैलीय या खाद्य पदार्थों का, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। अर्थात भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तैलीय युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जब उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं तो उसको बोला जाता है विकृत गंधिता। और जिन पदार्थों में विकृत गंधिता होता है वो पदार्थ विकृत गंधी कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थों से सड़न आने लगती है, गंध आने लगती है, उनका गंध और स्वाद बदल जाता है, उससे कहते हैं विकृत गंधी। और विकृत गंधी पदार्थों में वह प्रक्रिया जिसके कारण उनका गंध स्वाद बदल जाए विकृत गंधिता कहलाता है। यही कारण है विकृत गंधिता से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों को, भोज्य सामग्रियों को, अनाजों को कुठले, ड्रम या बोरे में रखा जाता है। और खाद्य सामग्री जो दुकानों पर बिकती है उन्हें पैकेटों में रख कर लाया जाता है। यही कारण है कि चिप्स जो होते हैं, चिप्स, ठीक है,
वो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण कर देगा और वो खराब हो जाएगा। तो चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की क्रिया को रोक सके, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक सके। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है, इसलिए चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि ऑक्सीकरण की क्रिया न हो, भोजन जो है विकृत गंधी न हो, उसमें विकृत गंधिता का प्रोसेस जो है न हो। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनको ढक कर रखा जाता है, कुठले, ड्रम, डेहरी, धुनकी में रखा जाता है और साथ साथ किसमें रखा जाता है, पैकेटों में रखा जाता है। और जो खाद्य सामग्री दुकानों पर बिकती है उसे पैकेट में रखा जाता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर रखा जाता है। तो इस प्रकार आपने चैप्टर के बारे में पूरा सुना समझा और कुछ टॉपिक जो बहुत कम में हो गए हैं इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपके लिए आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।